प्रशांत सर, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ नीरज। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने देखा एक बियरिश ट्रेंड जो है वो आया था पिछले 6 महीने में, मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड देखा गया और अब जो है मार्केट रिकवर कर रही है। तो अब यहाँ से एक एक मुझे पता है कि मार्केट के बारे में कोई भी नहीं बता सकता, बट एक बेसिक आइडिया आपको क्या लगता है, क्या अब ये अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या बस एक एक बेसिक ये टेम्परेरी झटका था जो आया और उसके बाद हम वापस वहीं जाने वाले बियरिश ट्रेंड की तरफ? देखिए नीरज, इसमें कम समय में क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। और शेयर बाजार मतलब शॉर्ट टर्म में जैसे हम टॉस ऑफ अ कॉइन कहें, ऐसा होता है। ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। हम्म। यही इसका फैक्ट है। लेकिन लंबे समय में कोई कारण नहीं है कि ये बाजार ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें हम 12 से 14, थोड़ा ज़्यादा भी, एक नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन के बराबर की ग्रोथ मान सकते हैं। और लंबे समय में ऐसा देखा गया है, और उसके बहुत क्लियर कारण भी हैं कि शेयर बाजार का जो इंडेक्स है वो लंबे समय में नॉमिनल जीडीपी के बराबर ही चलता है। अगर ये कभी उससे बहुत आगे निकल जाता है तो कुछ समय के लिए इसमें रिटर्न कम हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन आज के वैल्यूएशन को देखें तो पिछले 15 महीने में एक टाइम और प्राइस करेक्शन अच्छा देखा गया, जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी जो है वो एक सामान्य लेवल पे आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अगर बाजार को घटना है तो शायद वो 6 महीने में ही, 3-6 महीने में घटना चाहिए। अगर इस समय में नहीं घटा तो उसके बाद घटने के चांस कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद बाजार वर्ष 24-25 के ऊपर फोकस ले जाएगा, और उसके बेसिस पे हम वैल्यूएशंस देखें तो उसमें हमें बाजार काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखता है। और अगले 6 महीने में मुझे लगता है जो अनसर्टेनिटी है अराउंड ऑयल प्राइसेस, या यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ये भी काफ़ी हद तक इस पे बाजार को क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, राइट। मेरा दूसरा सवाल सर यूएस से ही है कि यूएस में हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ही डिफरेंट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जो भी हमने हिस्टोरिकली, एटलीस्ट जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखे, उससे तो बहुत ही अलग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या इस तरह की इन्फ्लेशन अभी यूएस में हमें लगता है कि सस्टेन करती रहेगी, आगे चलती रहेगी? और इसके चलते इस तरह के इन्फ्लेशन जो नंबर्स आ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, क्या उनको अपनी एक्सपेक्टेशन टोन डाउन कर लेनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे 2 या 3 बातें गौर करने लायक हैं। पहली बात तो ये कि जो एक इक्विटी का इन्वेस्टर है उसको इन्फ्लेशन से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इक्विटीज आर अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अभी जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि नॉमिनल जीडीपी, रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, जितने से इकोनॉमी रुपए के टर्म्स में ग्रो करती है उतने से ही लंबे समय में शेयर बाजार का रिटर्न आता है। तो जब इन्फ्लेशन प्लस हो गया तो उसमें इक्विटी इन्वेस्टर को इससे नहीं घबराना चाहिए। तो और पिछले 40 साल में भी यही देखा गया है। रियल ग्रोथ और इन्फ्लेशन इंडिया में आप देखें कोई भी दशक में, तो 12 से 16% का रुपए में जीडीपी ग्रोथ है, और उतना ही लगभग सेंसेक्स में भी 40 साल में रिटर्न आया है। तो ये तो रही बात इन्फ्लेशन की। दूसरी बात, जहाँ तक यूएस इन्फ्लेशन की बात है, देखिए यूएस में इन्फ्लेशन समय के साथ कम आ ही जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 1 साल का प्राइस चेंज मेजर करता है। अगर अगले 1 साल में बाजार वो प्राइस यहाँ पे स्थिर भी हो गए और नहीं बढ़े तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम आ जाएगा। और जब तक वहाँ पे इन्फ्लेशन कम नहीं आएगा, हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि फेड जो है वो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता रहेगा। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से यूएस में इंटरेस्ट रेट्स, वो इन्फ्लेशन कम आ ही जाएगा। आई थिंक एक बेटर क्वेश्चन ये होगा इसमें कि यदि यूएस में रिसेशन आया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ेंगे, तो क्या होगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि उससे हमारी इकोनॉमी को लाभ ही है, क्योंकि हमको देखिए, जो तेल का दाम है ये हमारी इकोनॉमी के लिए बाहर का सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। और अगर बाहर की इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आता है तो उससे तेल का दाम कम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया, जो आपने बताया कि पॉपुलर स्टॉक्स में जो रिटर्न्स हैं उसके चांसेस, मतलब रिटर्न्स कम हो जाते हैं। एक आम म्यूचुअल फंड निवेशक को, एक आम रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या रख के चलनी चाहिए?
देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जितना इंडिया का नॉमिनल जीडीपी रुपए के टर्म्स में जीडीपी ग्रो कर रहा है, लगभग उतना ही हमको सेंसेक्स या एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए। पिछले 40 सालों में आप देखेंगे तो रिटर्न्स लगभग 15% साल के CAGR हैं इंडेक्स में। वो इसीलिए क्योंकि इस दौरान हमारी जो नॉमिनल जीडीपी थी वो उसी रफ्तार से ग्रो करी। तो आने वाले समय में मैं यही कहूँगा कि 12 से 16% का, 12 से 14% का रिटर्न हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी उम्मीद है कि जो रियल ग्रोथ है इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन है वो लगभग इसी रेंज में है। देखिए इक्विटीज़ में बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, ये साल का 12% या 14% रिटर्न अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यदि हम वही 14% का रिटर्न 5 साल तक लेते हैं तो पैसा डबल हो गया। उसके अगले 5 साल फिर करते हैं तो 4 गुना हो गया। उसके अगले 5 साल फिर डबल करते हैं तो वो 8 गुना हो गया, और उसके अगले फिर करते हैं तो वो 16 गुना हो गया। तो एक्टिविटीज़ में जो है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमको बहुत पेशेंस लगती है, और इसीलिए कहा गया है द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स आर द मोस्ट पेशेंट इन्वेस्टर्स। तो हम 12-14% का रिटर्न हम कितने लंबे समय तक कमाते हैं, इस पे हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आउटकम्स डिपेंड करेगा। सर HDFC AMC के मैं सेक्टोरल एलोकेशंस देख रहा था, और सबसे बड़ा एलोकेशन जो है वो दिखता है फाइनेंशियल्स, मतलब फाइनेंस की तरफ। तो क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है कि हम लोग जो है फाइनेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े रहते हैं इतना ज़्यादा? देखिए इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इंडिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमारे यहाँ जो डेट टू जीडीपी है ये कम है। तो ऐसा, और इंडिया में एक केपेक्स साइकिल भी मेरे ख्याल से अब आ ही गया है या आने वाला है। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में लोन ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। और जैसा आपने कहा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से भी लोन ग्रोथ पे सीधा असर पड़ता है। जो एनपीए साइकिल था इंडिया में, वो भी लास्ट एनपीए साइकिल लगभग खत्म हो चुका है, खत्म ही हो गया है। आने वाले समय में हम लोग को लगता है कि इसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी, एनपीएस की समस्या प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक्स को आप देखिए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि एफआईआईज की बहुत सेलिंग हुई और एफआईआईज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर सेक्टर यही है, तो ऐसा लगता है कि इसी में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई। तो इसकी वजह से इनमें से कुछ शेयर्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म भी किया है। लेकिन क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है और अंडर परफॉर्म किया है, तो इसलिए वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो गए हैं। और फाइनली बात ये भी है कि ये एक इंडेक्स का भी, बाजार का भी सबसे बड़ा हिस्सा है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होगा। राइट। आईटी इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा करेक्शन भी आया है प्राइस वाइज। अभी जो है काफ़ी बड़े बड़े नाम है शेयर्स के जो नीचे आए हैं। तो आपको क्या लगता है सर, इज़ इट अ गुड टाइम कि हम इसमें एंटर करें, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं इस समय आईटी में एंटर करने का? देखिए मैं फिर आपको वही कहूँगा कि हमको, जब हम इंडिविजुअल सेक्टर्स पे सोचेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको इक्विटीज़ का रियल पोटेंशियल का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और यही गलती अधिकांश इन्वेस्टर करते हैं, और इसीलिए वो अलग अलग सेक्टर फंड में भी रिटर्न चेज करते हैं। देखिए हमको इक्विटीज़ का एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन्वेस्ट करने का, कि हमको हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हमको डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आईटी का सवाल है, तो मेरे ख्याल से ये एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है, और इंडिया इज़ ग्लोबली कंपेरेटिव, और ये एक सेकुलर ग्रोइंग सेक्टर है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेक्टर भी हो चुका है। तो इसमें हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10% की ग्रोथ आ रही है। तो मेरा ऐसा अनुमान है और कि अगले कुछ सालों तक इसमें इतनी ही ग्रोथ लगभग बनी रहेगी। तो ये सेक्टर एक फेयरली वैल्यूड जैसा सेक्टर मुझे लगता है, और इसमें लॉन्ग टर्म में जितनी ग्रोथ है उतने रिटर्न की हम उम्मीद रख सकते हैं, और थोड़े हमको इसमें डिविडेंड्स भी अलग से मिलेंगे। राइट। एक सर और हमें घटना जो है अपने सामने होती हुई दिख रही है, काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट के, रुपी जो है वो लगातार गिर रहा है। रुपी की वैल्यू अगर मैं US डॉलर के इसमें देखता हूँ तो लगातार जो है वो गिरती जा रही है। अब इसके पीछे क्या रीजंस आपको लगते हैं, और इससे रिटेल इन्वेस्टर को क्या कुछ अपने सतर्कता बरतनी चाहिए, या उसे लगना चाहिए कि ठीक है बहुत नॉर्मल कोर्स में चल रही हैं सारी चीज़ें और मैं आगे जैसे इन्वेस्ट कर रहा था वैसे चलता रहूँ?
देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये रुपये का डेप्रिसिएशन नहीं इसको कहना चाहिए, इसको कहने का बेहतर तरीका ये है कि डॉलर हैज़ एप्रिशिएटेड अगेंस्ट ऑल करेंसीज इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए, रुपया पाउंड के अगेंस्ट या यूरो के अगेंस्ट एप्रिशिएट किया है। तो यूरो इज़ नाउ $1 पर यूरो, जो कि पहले 1.3, 1.4, 1.2 हुआ करता था। तो डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ी है सभी करेंसीज के अगेंस्ट। तो इसको मैं डॉलर का एप्रिसिएशन कहूँगा, रुपये का उतना डेप्रिसिएशन कहना इसको सही नहीं है। अब डॉलर क्यों अप्रिशिएट कर रहा है? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी सबसे बड़ी तो है ही है, बट उसमें अंडरलाइंग ग्रोथ, करंट्स या स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी फेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जबकि यूरो जोन में उतना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है। तो जिस इकोनॉमी में ग्रोथ है और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। और फाइनली जब अनसर्टेनिटी होती है, जैसे यूक्रेन में या बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स में भी है, उस टाइम पे भी जो बड़ी एसेट्स हैं, जो बड़ी करेंसीज हैं, उनमें स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से इसको देखने का यही सही तरीका है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बहुत लंबा समय सोचा जाए तो इंडिया और यूएस के बीच का जो इन्फ्लेशन का गैप है वो लगभग 4% साल का है। पहले थोड़ा ज़्यादा भी होता था, अब कुछ वर्षों से लगभग 4-1% का है। तो इतना एक लॉन्ग टर्म में हम डिप्रिसिएशन रुपए का मान के हमको चलना ही चाहिए। लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन है ये हर साल नहीं होता है। ये कभी कभी 5 साल करेंसी स्टेबल रहेगी, फिर अचानक से 1 या 2 वर्ष में वो जो 15-20% का इन्फ्लेशन का गैप है उसको ये पूरा कर लेगी। तो मेरे राइट। ख्याल से बट अदरवाइज देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्टेबल है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। केवल एक ही रिस्क है, अगर ऑयल का दाम बहुत ऊपर जाता है, जो कि फॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों में कम आ गया है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ये वापस बढ़ेगा काफ़ी और वहाँ रह गया बढ़ के, तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है। और ऐसी सिचुएशन में रुपया थोड़ा और डिप्रिशिएट कर सकता है। बट जैसा मैंने फिर कहा, पहले कहा कि रुपया डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर से आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। तो इक्विटी इन्वेस्टर को रुपी डिप्रिसिएशन से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा और हमने स्पेसिफिकली इसमें डाला कि एक आम इंसान जब म्यूचुअल फंड की दुनिया में आता है तो वो घबरा जाता है। उसे इतना कुछ दिखता है, ये फंड भी है, वो फंड भी है, और हर एएमसी ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंड्स निकाल रखे हैं। तो कैसे, क्या एक चेकलिस्ट है हमारे पास जिसके बेसिस पे वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाए? कुछ पॉइंटर्स आप देना चाहें? अब देखिए, तो ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म उनको गाइड करते हैं, आप लोग रैंकिंग्स रेटिंग्स निकालते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, जो इक्विटी फंड का 1 साल है वो एक क्रिकेट के टर्म्स में कहें तो एक बैट्समैन के एक मैच के जैसा है। ओके। तो अच्छा बैट्समैन कौन है? अच्छा बैट्समैन वही है जिसने का बैटिंग एवरेज अच्छा है। तो अच्छे बैट्समैन का भी लास्ट मैच में स्कोर कम हो सकता है, और एक कम अच्छे बैट्समैन का भी लास्ट मैच में स्कोर अच्छा हो सकता है। तो इसको हमको क्रिकेट के जैसे ही देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा फंड है जिसने एक लंबे समय में एक एवरेज या एवरेज से अच्छा रिटर्न दिया है, किस फंड ने कई साइकिल्स हैं बाजार में वो देखें। देखिए, ऐसा कोई फंड नहीं है जो हर वर्ष अच्छा करता रहेगा। और ये आपके यहाँ जो रेटिंग होती है उसको भी आप रेटिंग्स की स्टेबिलिटी देखेंगे तो ज़्यादा स्थिर नहीं रहेगी 1 साल के ऊपर, क्योंकि ये उसकी नेचर है। तो मेरे ख्याल से हम फंड्स को अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इवेलुएट करेंगे कि किस फंड ने लॉन्ग पीरियड में इंडेक्स के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न दिया है, तो वही अच्छे फंड्स हैं। एक बुक है वैसे, कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स, जॉन सी बॉगल की बुक है। ये एक बहुत अच्छी, और ये वैनगार्ड के फाउंडर थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी। और इसके पहले 3 चैप्टर्स में इन्वेस्टर को इसका एक बहुत अच्छा और सिंपल जवाब मिल जाएगा जिनको इसमें इंटरेस्ट है।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.